हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी जेईई एडवांस को लेकर के बहुत अच्छी चल रही है। वेल, रैंकर प्रैक्टिस सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे अपना जेईई डे 23 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 23। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। पहले डीपीपी को समझ लेते हैं। इसमें सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम, 3 सिंगल, 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम, एक पैराग्राफ एंड 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे रखे हैं। बाद में इसका आंसर की गिवन है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है एक रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट है वो क्या है? अल्फा बीटा गामा है। एंड पूछा है सम ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट क्या आएंगे? ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा ना प्रॉब्लम को। तो पहली बात तो देखो क्या है, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, यहाँ से मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, काफी बड़ा हुआ टर्म है। ठीक है ना, आपने जब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस डी, एलसीएम में आ जाएगा, पूरा यहाँ जीरो में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं एक टर्म यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ क्या आएगा? एक्स माइनस बी आएगा, एक्स माइनस सी आएगा और एक्स माइनस डी का टर्म आएगा। ठीक है, पहला यहाँ से ये आ जाएगा। दूसरी से अगर बात करें तो 3 ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट में क्या होगा? एक्स माइनस ए का टर्म नहीं आ रहा होगा, मतलब एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस डी का ब्रैकेट आ गया। ऐसे अगेन मेरे पास में 3 ब्रैकेट्स आएंगे। यहाँ एक्स माइनस सी का टर्म नहीं होगा इसके अंदर। ऐसे ही हमारे पास में अगेन 3 ब्रैकेट्स आ जाएंगे। यहाँ एक्स माइनस ए का टर्म नहीं होगा। इस वाले पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ? एक्स क्यू माइनस 8 बराबर 0। ये लिखा, अपॉन में जो टर्म है वो 0 में चला गया। इस इक्वेशन के हमारे पास में 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, 3 इसके रूट आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा। नाउ अब देखो एक बात समझो, अगर इस इक्वेशन के ये रूट आ रहे हैं तो इस इक्वेशन को मैं बराबर में करके ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ऐसे लिख सकते हैं। अब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अगर देखें तो वो कितना आएगा? यहां से अगर आप देखें तो एक्स क्यू की टर्म आएगी, यहाँ से भी एक एक्स क्यू की टर्म आएगी, यहाँ से भी एक एक्स क्यू की टर्म आएगी, यहाँ भी एक एक्स क्यू टर्म आएगी, यहाँ भी लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना आएगा? 5 टाइम्स ऑफ एक्स क्यू आएगा। हायर डिग्री कोफिशिएंट से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई ना? अब अगर मैं बात को समझूं कि x माइनस बी तो यहाँ लिखा हुआ, x माइनस सी यहाँ लिखा हुआ और x माइनस डी का टर्म यहाँ लिखा हुआ। अगेन हमारे पास यहाँ 3 ब्रैकेट्स है, यहाँ भी 3 ब्रैकेट्स है और यहाँ पर भी 3 ब्रैकेट्स है। इनको ऐसे लिख लिया ना। अब ध्यान से देखो तो 5 एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ऐसे कुछ लिखा मैंने। और नाउ इस वाले पार्ट को मैं इधर ले गया, 8 माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 8 माइनस ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखें तो यही वाला टर्म हमारे पास यहाँ बन गया। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा हुआ है? सम ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट क्या आएंगे? भाई इधर जो लिखा हुआ वो इधर भी यही लिखा हुआ है, बात बराबर ही है, मतलब बराबर 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन निकालना होगा, तो सम ऑफ द रूट कितना आता है? भाई सम ऑफ द रूट आएगा माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अपॉन में क्या लिखोगे आप? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, हायर डिग्री का कोफिशिएंट ना। तो मेरा क्या है? एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से मतलब है। अब देखो पॉइंट को समझिए, एक्स क्यू का टर्म यहाँ से आएगा, एक्स क्यू का टर्म यहाँ से आएगा, एक्स क्यू का टर्म यहाँ से आएगा और एक्स क्यू का टर्म यहाँ से आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 एक्स क्यू का टर्म आ गया। फिर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर के टर्म की बात। तो देखो इसको आप समझो, यहाँ से आप समझिए, ये यहाँ से क्यूबिक लिखा हुआ है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आ गया एक तो टर्म। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? सम ऑफ द रूट आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में कितना आ जाएगा? मतलब यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द रूट, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? ए प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी प्लस डी, यही बना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से ना। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है हमसे? कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द रूट है ना। हाँ, इस इक्वेशन के रूट का सम ऑफ द रूट निकालना है। ये आ गया, तो यहाँ कुछ ऐसे लिखेंगे ना, मतलब क्यूबिक को जब आप लिखोगे ना, इस क्यूबिक को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक एक्स क्यूब का टर्म आएगा, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक एक्स का टर्म आएगा, ऐसे कुछ करके लिखेंगे। यहाँ तो क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बनेगा सम ऑफ द रूट। इसी क्वेश्चन का रूट क्या आ रहा है? बीसीडी आ रहा है। तो भैया यहाँ से कितना आ गया हमारे पास में? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बीसीडी आया। सिमिलरली मैं यहाँ से लिखूंगा, सिमिलरली यहाँ से लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ से लिखेंगे। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, माइनस साइन हो तो पहले से तो आया बी प्लस सी प्लस डी आया ना। दूसरे से अगर हम बात करें तो बी सी डी यहाँ से आया, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? ए छूट जाएगा। ए छूट जाएगा तो अगेन यहाँ से कितना आ जाएगा? सॉरी,
हाँ यहाँ पर ए नहीं है ना, बी सी और डी है। एक सेकंड, पहले वाले में बी सी डी आ गया हमारे पास, यहाँ एक्स माइनस बी छूटेगा यहाँ से ना, सॉरी, यहाँ से आएगा ए सी डी, ए इधर से आ गया, सी इधर से आ गया और डी इधर से आ गया। नाउ यहाँ से सी छूट गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और डी का टर्म आ जाएगा ना, वहां से डी रह जाएगा तो यहाँ से ए छोड़ देते हैं, ए छोड़ने पे यहाँ से कितना बचेगा, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, यहाँ से डी का टर्म छूटेगा। वेरी, थोड़ा सा शुरू में गड़बड़ कर दिया था। यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये आ गया तो ए देखो यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ, ए 3 बार आया, बी भी 3 बार आया, सी भी 3 बार आया, और मुझे इसी से मतलब था, बाकी और टर्म से मतलब है ही नहीं। अगर मुझे सम ऑफ रूट लिखना है भैया ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन का, माइनस का यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस आने से ऐसे है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी, 3 टाइम्स ऑफ डी, है ना, ऐसे करके आएगा। 3 तो सबसे कॉमन आ गया, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यही अपना क्या आ गया, आंसर आया। क्या बच्चा आपको मेरी बात समझ में आई? पहला जो क्वेश्चन था वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब बहुत लेंथी था और सॉल्व करते टाइम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा था अगर आप कैलकुलेशंस को बहुत ढंग से सॉल्व करते हैं तो। पहले का क्या आंसर आएगा, डी है, फर्स्ट का डी ऑप्शन सही है। नाउ आगे मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, इफ एम इतना दे रखा है ना, ये थीटा कितना है 0 से लेके पाई के बीच में और फाई है 0 और पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम, एम का मुझे लीस्ट वैल्यू निकालना है, बस इतनी सी मेरी बात है ना। अब देखो आप बात को समझो, एम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा सेक स्क्वायर फाई, यहाँ कितना लिखा हुआ 5 सेक स्क्वायर फाई। एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ 4 सेक स्क्वायर ऑफ फाई प्लस सेक स्क्वायर ऑफ फाई, ऐसे लिख लेते हैं। नाउ तो अगर मैं पॉइंट को समझूं, कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा यहाँ लिखा, और प्लस एक सेक स्क्वायर फाई मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस 1 सेक स्क्वायर फाई आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। नाउ 9 यहाँ से आया और ये कितना आ गया, सेक स्क्वायर ऑफ फाई आया, प्लस यहाँ से कितना बचा 4 सेक स्क्वायर ऑफ फाई बचा। ठीक बात है। नाउ एम इज इक्वल टू, ये कितना लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बात है, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। नाउ अब सेक स्क्वायर फाई हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 13 तो मेरे पास यहाँ से आ गया और यहाँ से आ जाएगा 13 टेन स्क्वायर फाई, सॉरी 9 कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा 5, और यहाँ से हम कितना लिखेंगे 4 टेन स्क्वायर ऑफ 5, ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो पॉइंट को अगर समझा जाए तो मैं एक बार फिर से यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, कॉस थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज सेक स्क्वायर फाई। यहाँ लिखा हुआ 9 ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, सॉरी 5, और प्लस में कितना आ जाएगा 4 टेन स्क्वायर ऑफ 5, और 13 मैंने यहाँ रहने दिया। ठीक है, अगर मैं ए एम जी एम अगर सोचूं, यहाँ पर अगर आप ए एम जी एम लगाएं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, मतलब 9 इंटू 4, तो 3 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 12 आ गया, मतलब इसका वैल्यू कितना है 12 के इक्वल होगा या 12 से छोटा होगा, मतलब इतने पार्ट को अगर मैं देखूं तो कैसा आएगा 25 के इक्वल होगा या 25 से छोटा ही होगा। ठीक है, अब देखो इतने पार्ट में आप ये वाला हिस्सा आप जोड़ ही रहे हो। अब अगर मान लो 25 इसका अगर मिनिमम वैल्यू 25 आ रहा है, इतने में अगर हिस्सा पॉजिटिव हिस्सा जोड़ ही रहे हो तो भैया एम जो रहेगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा 25 के इक्वल या 25 से बड़ा रहेगा, मतलब अगर लीस्ट वैल्यू ऑफ एम अगर लिखा जाए तो कितना आएगा, दैट इज 5 आएगा। क्या आपको मेरा सवाल जवाब समझ में आया, मेरी बात आपको समझ में आई? आई होप बच्चों आपको इस सवाल को सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और ये कर पाए होंगे आप लोग, है ना। चलो ठीक बात है, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना। समझो, एक सेट ए दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू फंक्शन, ठीक है, टोटल नंबर सर्जेक्टिव फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए सच दैट एफ ऑफ आई फॉर एटलीस्ट 4 वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, आई कितना 1 to 7 ऐसे कुछ दे रखा है ना। समझो आप बात को,
एक सेट ए है और ए से ए में जा रहे हैं आप लोग। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एफ ऑफ आई जो है वो क्या आई के बराबर, मतलब एफ ऑफ आई मतलब ये क्या दे रखा है, एफ ऑफ आई फॉर एटलीस्ट 4 वैल्यू ऑफ आई। मतलब अगर मान लो कि देखो यहां समझो, या तो एटलीस्ट 4 का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली 4 एक केस, या फिर एग्जैक्टली 5, या फिर एग्जैक्टली 6, या फिर एग्जैक्टली 7। मतलब ये सही है ना ये। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली 4 का मतलब क्या है कि भाई एग्जैक्टली ये 4 से कनेक्टेड है इस तरह से कि 4 का आई का 1 के मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आ गया और एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 आया, ऐसे कुछ आया। अब ये 5 6 7 जो है वो इनसे सेम टू सेम कनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब इन देखा है तो तीन ऑब्जेक्ट को मुझे तीन जगह डीअरेंज करना है। अच्छा, तीन ऑब्जेक्ट को अगर मुझे तीन जगह डीअरेंज करना है तो कैसे डीअरेंज करेंगे? ठीक है, यही कहना चाह रहा है। अब पहली बात तो देखो हमारे पास में क्या हुआ है कि 7 है, 7 में से पहले आप कोई 4 सेलेक्ट कर लो ना, तो एक केस तो हमने ये हो गया। मान लो ऐसे हमारे पास कोई से भी 4 आपने सिलेक्ट कर लिए, उनको सेम टू सेम के साथ कनेक्ट कर दिया, बचे हुए को हमने डीअरेंज कर दिया, D3। यही आंसर हुआ इसका। एग्जैक्टली 5 मतलब 7 में से पहले आपने किन्हीं 5 का सिलेक्शन कर लिया आगे, और फिर मैंने कि 2 को डीअरेंज कर दिया। फिर उसके बाद में क्या किया, 7 में से मैंने 6 का सिलेक्शन कर लिया, 7 में से 6 का सिलेक्शन कर लिया। अब एक है, एक बचा हुआ तो वो तो उसी के लिए जाएगा ना, एग्जैक्टली 6 जो बनेगा। और एग्जैक्टली मतलब ये जो अगर एक को डीअरेंज कर दिया, चलो ऐसा लिख देता हूँ, और 7 में से 7 को सिलेक्ट किया और सेम टू सेम कनेक्ट कर दिया तो 1 आ गया। चलो ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो 7C4 D3 अगर बात करें, तीन ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करना होता है तो 3 फैक्टोरियल, फिर कितना आएगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ये आया। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, मतलब ये कितना आ गया 2 आ गया ये वैल्यू। तो 7C4 की बात करें तो 7C3 बना, 765 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 2 3, यहाँ से 6 कैंसिल हुआ, 2 यहाँ लिखा हुआ इंटू में 35, तो यहाँ से तो 70 आया पहले से। इसकी अगर बात करें 7C2 तो 7C2 कितना आ जाएगा 7 6 अपॉन में 1 2, तो यहाँ से आया। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करना है, कितने ऑब्जेक्ट कितने तरीके से डीअरेंज कर सकते हैं, एक ही तरीके से। भाई इसको यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ बैठा दो, इसको यहाँ बैठा दो, तो यहाँ से 2 से 3 टाइम्स कट गया, तो 21 हमारे पास यहाँ से आ गया। एक ऑब्जेक्ट को मैं कितने तरीके से डीअरेंज कर सकता हूँ, 0 तरीके से, मतलब उसको डीअरेंज ही नहीं कर सकते। प्लस 0 आया और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखा 22 यहाँ लिखा हुआ है, 70 में 22 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 92 आएगा। दैट इज फाइनल आंसर। क्या बच्चों आपको बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया ना। तीसरा प्रॉब्लम बहुत ही आसान था और बहुत ही सही प्रॉब्लम था। तो अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, 92 इसका आंसर आया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड का बी दे रखा है, दूसरे का सी था ना, 25 सही है ना। ठीक है, 3 प्रॉब्लम हमने समझ ली। नाउ आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। नाउ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, बहुत ध्यान से समझना। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है लेट एक फंक्शन एफ है जो -1 2 या मिसप्रिंटिंग है आर में डिफाइंड है, भी आर में है ना। जी भी हमारे पास -1 से लेकर आर में डिफाइंड है और सच तक इस तरह से डिफाइंड है। एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह बता रखा है कि एफ ऑफ जी -1 से लेकर आर में डिफाइंड है विद अ कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ जी एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स। मतलब जो बेसिक जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। सी इज द नंबर ऑफ पॉइंट इन दिस इंटरवल एट विच फॉग इज नॉट कंटिन्यूस। मतलब सी हमारे पास वो नंबर ऑफ पॉइंट है यहाँ पर फॉग कंटिन्यूस नहीं है। डी क्या है? इज द नंबर ऑफ पॉइंट इन दिस इंटरवल एट विच फॉग इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब कितने पॉइंट पर फॉग जो है कंटिन्यूस है और सॉरी नॉट कंटिन्यूस है और नॉट डिफरेंशिएबल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं, सी का वैल्यू 1 आएगा 2 आएगा, इस तरह से दे रखा है। नाउ तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना बात को कि एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास में 3x - 2 प्लस साइन ऑफ 3x + 2, ये दे रखा है। ठीक है, एंड जी एक्स क्या दे रखा है? जी एक्स दे रखा है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये दे रखा है जी एक्स।
अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इस एफ एक्स को रीडिफाइन करते हैं, सिंप्लीफाई। भाई ये वाला मोड कहाँ बदलेगा, 2/3 पर, ये वाला मोड -2/3 पर। जीरो कहाँ पर हो रहा है, -2/3 पर, मतलब -2/3 के आजू बाजू में बदलेगा। ये 2/3 पे जीरो हो रहा है मोड के अंदर वाला टर्म ना, तो उसके आजू बाजू पर अपने डेफिनेशन बदलेगा। मतलब x जब -2/3 से छोटा है, ठीक है, एक तो ये केस बनेगा। x हमारे पास क्या हो जाएगा, -2/3 और 2/3 के बीच में रहेगा, इक्वल टू का साइन यहाँ ले लेते हैं। एक संभावना क्या हो जाएगी, जब x अपना कैसा है, 2/3 से बड़ा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट रहा। अब देखो, जब x अपना -2/3 से अगर छोटा है, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लो, जीरो ले लो, सॉरी जीरो नहीं, -1 ले लिया। -1 जब मैं यहाँ पुट कराऊंगा तो ये नेगेटिव नंबर आएगा, माइनस इनपुट करने पे ये भी नेगेटिव बनेगा, मतलब ये वाला मोड माइनस साइन से खुलेगा। यहाँ -3x प्लस का 2 आया, यहाँ माइनस का 3x माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -6x। ठीक है, ये बात तो मुझे मालूम चली। नाउ जब x इस इंटरवल है तो x बराबर जीरो लो, जीरो पे ये नेगेटिव, तो ये तो माइनस साइन से खुला, -3x प्लस का 2, ये प्लस साइन से खुलेगा, तो 3x तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बताया 2 आ जाएगा। जब x 2/3 से बड़ा होगा, 2/3 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव खुलना है, ये भी पॉजिटिव खुलना है, तो -2 और +2 तो कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अच्छा, x हमारे पास कैसे वेरी कर रहा है, -1 से +1 तक, तो मतलब ये -1 से बड़ा होना चाहिए। इसकी बात करूं तो एंड ये कैसा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहां तक का पॉइंट तो मुझे एफ एक्स समझ में आया। दिस इज एफ एक्स, क्लियर है ना। मुझे एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ जी एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, कितना आ जाएगा, -6 टाइम्स ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, वो पुट कर दिया, 4 यहाँ पर आया, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, जी एक्स का वैल्यू हम यहाँ भी पुट कराएंगे, तो -2/3 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, 2/3 से छोटा होना चाहिए और -2/3 से बड़ा होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करें तो कितना आ रहा है, 1 से छोटा होना चाहिए एंड 2/3 से बड़ा होना चाहिए, यही बात कर रहे हैं। अब देखो, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल होगा तो क्या ये होगा, नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाली डेफिनेशन तो होगी ही नहीं, कट कर दो ना। तो बचा क्या अल्टीमेटली, ये तो ये लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स बराबर में कितना आ रहा है, 4, इसकी वैल्यू 4 आएगी, या फिर 6 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगी। कब आएगी, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2/3 से छोटा होगा, ठीक है, और नेगेटिव है ना, तो मतलब जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव से बड़ा तो हमेशा ही होना है। ठीक है, नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 से छोटा यहाँ लिखा और यहाँ 2/3 से बड़ा किया, इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा है। ठीक है, ये है, तो ये था हमारे पास एफ एक्स, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये आ गया ना। और एक्स कैसे वेरी कर रहा है, -1 to 1 में। अब देखो पॉइंट समझो, मैंने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 0, सॉरी यहाँ -1 0 और यहाँ 1 ले लिया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2/3 के अराउंड ही मतलब चेंज हो रही है बात, है ना। चलो ठीक है, 2/3 की एक लाइन मैंने यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो जब 2/3 मतलब इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी भाई, स्लोप तो पॉजिटिव आ रहा है, +1 mx + c, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आया 1 आया। इस लाइन का अगर मैं स्लोप लिखूं तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन ये आ जाएगी। मतलब अगर मैं ये वाला पॉइंट लिखना चाहूँ, 2/3 यहाँ पुट करें, तो ये वाला पॉइंट अगर हम समझे, ये वाला पॉइंट है -1/3 और ये वाला पॉइंट है 2/3। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, 0 से लेकर 2/3 के बीच में है, मतलब 0 से लेकर के 2/3 के बीच में, एक तो ये डायग्राम आया और एक ये डायग्राम आया। इन दिस इंटरवल एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब अगर इसको मैं डायग्राम ही बनाऊं, डायरेक्ट डायग्राम बनाए, मतलब -1 से लेकर के -1/3 के बीच में, तो इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया। 4 मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी ओपन लेंगे और -1/3 तक जा रहा है, मतलब यहाँ क्लोज ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका डायग्राम कितना आएगा, जब इन दिस इंटरवल होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट ये होना चाहिए, तो इसके ये आया यार। तो इन दिस इंटरवल में क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है, तो मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो 4 आएगी वैल्यू, 0 पर वैल्यू 0 ऐसे आ रही है ना, और यहाँ पर 4। ये बात समझ में आया। और ये हमने कहाँ तक बना दिया, 2/3 तक डायग्राम, और 1 यहाँ कहीं लिखा हुआ है। जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2/3 से बड़ा है, मतलब यहाँ से बड़ा है और 1 से एग्जैक्टली छोटा है, तो 2/3 से बड़ा मतलब एक्स का वैल्यू जो -1/3 से ना, मतलब एक्स का वैल्यू
-1/3 से लेकर के 0 तक जा सकता है, या फिर x कैसे जा सकता है, 2/3 से लेकर के 1 तक जा सकता है। अगर मान लो इस इंटरवल में गया तब तो इसकी डेफिनेशन कितनी आएगी, x+1 आ जाएगी, मतलब 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या लिख दूंगा, 6x+1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस इंटरवल में इसका डायग्राम बनाना है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। x का वैल्यू 0 रखो, तो 0 रखने में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, एक सेकेंड, 0 से लेकर 2/3 आ गया, एक 2/3 से इतना आ जाएगा, एक -1/3 से 0 हो ना। हाँ ठीक है, यहाँ डायग्राम बनाएंगे ना। x का वैल्यू मैंने इसको 0 पुट किया, तो 0 पुट करने में वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आई। 4 तो यहाँ कहीं आ रही थी, हाँ 6 आ रही है, तो चलो 6 को मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, 6 यहाँ कहीं है। और x का वैल्यू -1/3 यहाँ पुट किया, तो -1/3 जब पुट कराएंगे तो 6 इंटू -1/3 पुट किया, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस का 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से बना तो 4 आ गया। ठीक है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है डायग्राम में ना। और यहाँ पर वैल्यू इंक्लूड होगी और यहाँ कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा इसका। ठीक, तो ये वाला डायग्राम -1/3 से लेके 0 में ना। आगे बात करें, अगर 2/3 से लेके इसमें जाएं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6x, मतलब x लिख देंगे, तो मतलब फाइनली ये 6x लिखा हुआ है। 6x का डायग्राम मुझे इन दिस इंटरवल में बनाना है। 2/3 यहाँ पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो 4 आ रहा है वैल्यू, और यहाँ वैल्यू 4 है। ठीक बात है, ठीक है, यहाँ वैल्यू 4 आ रही है, ये वैल्यू 4 है। अच्छा, जब 1 पुट कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो मतलब ये ऐसे आया डायग्राम। अब ध्यान से देखें तो भाई कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे आ रहा है, एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आया। नॉन डिफरेंशियबल कितने पॉइंट पे आया, एक तो यहाँ नॉन डिफरेंशियबल है, एक इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियबल, तो 3 पॉइंट पर तो सी, एक पॉइंट पे तो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और 3 पॉइंट पर कैसा है, नॉट डिफरेंशियबल है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, सी का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 3 आएगा। फोर्थ का आंसर क्या दे रखा है, फोर्थ का आंसर ए और सी है ना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक बच्चों, देखो ये वाला सवाल ना आपको थोड़ी सी मेहनत करके पर ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, और जब अगर आप मान लो कि अब यहाँ तक अगर डीपीपीच को सॉल्व कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं और आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी हो चुकी है। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ तो शुरू करें अगला प्रॉब्लम ना। क्या दे रखा है अगला प्रॉब्लम, समझो। ए parallelopipe is formed by using 3 non-collinear vector ABC with fixed magnitude, और उनका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, फिक्स दे रखा है। ठीक है, एंगल बिटवीन एनी ऑफ द वेक्टर विथ नॉर्मल टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय अदर टू इज अल्फा। मतलब काम की बात क्या दे रखी है कि हमारे पास में एक पैरेललोपाइड हमने बनाया, ऐसे बनाया पैरेललोपाइड। ठीक है, दिस इज द पैरेललोपाइड। इस साइड के अलॉन्ग वेक्टर ए पता है, मान लो इस साइड के अलॉन्ग वेक्टर बी, और इस साइड के अलॉन्ग वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर एबीसी हमें ऐसे पता है। एंगल बिटवीन एनी ऑफ द वेक्टर, एनी ऑफ द वेक्टर मान लो वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, वेक्टर विथ नॉर्मल टू द प्लेन बाय अदर टू वेक्टर्स, मतलब ये वेक्टर होगा तो इसके नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल अगर वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बी क्रॉस सी। मतलब कहना क्या चाह रहा है वो, ए तथा एंड बी क्रॉस सी के बीच का जो एंगल है, एंगल दैट इज कितना है, अल्फा। ऐसी सिमिलरली बी वेक्टर और सी क्रॉस ए के बीच का एंगल, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एंगल कितना है, अल्फा ही है ना, सेम एंगल अल्फा दे रखा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड इज टी है और इट्स सरफेस एरिया इज वाई। सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम तो अगर मुझे लिखना है तो वॉल्यूम तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बॉक्स ऑफ ए बी सी, दिस इज द वॉल्यूम। सरफेस एरिया अगर मुझे लिखना है वाई, तो भाई सरफेस एरिया कितना होगा, इसको अगर देखें दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा तो मान लो अगर इस साइड अलोंग वेक्टर ए और सी है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस सी, सामने इसका सेम होगा, ए क्रॉस सी तो 2 टाइम्स ऑफ। ठीक, ऐसे ए और बी से मिलकर बनेगा, मतलब ये तो कुछ ऐसे आ रहा होगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ऑफ ए, और ये सब 2 टाइम्स होगा
और सबसे हमने 2 को बाहर ले लिया। ठीक है, दिस इज ये दे रखा है ना। नाउ आगे क्या दे रखा है, y अपॉन टी इज 1, सॉरी y अपॉन टी इज 4। तो y अपॉन टी हमने निकाला, तो 2 तो हमने यहाँ लिखा। नाउ ये क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस ऑफ c प्लस साइन ऑफ c क्रॉस ऑफ a, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। यहां मैंने बॉक्स ऑफ एबीसी से डिवाइड लगा दिया। यहाँ भी हमने बॉक्स ऑफ ए बी सी से डिवाइड लगाया। यहाँ पर हमने देखिए बॉक्स ऑफ ए बी सी से डिवाइड लगाया। ठीक है ना, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आई। विथ फिक्स मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, सभी का मैग्नीट्यूड कैसा सेम है। अब देखो, अब बात समझो, 2 यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और साथ में इनके बीच का एंगल कितना है, उसने अल्फा बोला है। तो मतलब 1 अपॉन ऑफ ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी मतलब मॉड ऑफ सी, मतलब ये तो ए क्रॉस बी से कट जाएगा, मॉड ऑफ सी को मैंने लैम्डा लिख देता हूँ, मतलब सभी का मैग्नीट्यूड लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना, अल्फा है, तो ये कितना है, कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं यहाँ से लिखूंगा बी क्रॉस सी तो कट जाएगा, मॉड ऑफ यहाँ से तो लैम्डा आ जाएगा, अगेन यहाँ से कितना जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। अगेन ये वाला पॉइंट तो कट जाना सी क्रॉस से, तो यहाँ से कितना जाएगा, मॉड ऑफ, मतलब ये आ जाएगा, और साथ में कॉस अल्फा ये आ जाएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है हमारे पास में विथ फिक्स मैग्नीट्यूड दे रखा है, सॉरी है ना, फिक्स मैग्नीट्यूड, मतलब सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग तो है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कहने वाली बात ये रही कि अगर मैं मॉड ऑफ अल्फा, ये मॉड मॉड हटा दूँ ना, पहले तो पॉइंट समझो, यहाँ से कितना आ रहा होगा, मॉड ऑफ सी आ रहा होगा, एक जगह से चलो मॉड ऑफ बी, बी और सी यहाँ से कट गया, तो यहाँ से मॉड ऑफ ए आ रहा होगा, यहाँ से कितना आ रहा होगा, मॉड ऑफ सी और ए हट गया, तो यहाँ से मॉड ऑफ बी आ रहा होगा। चलो ऐसे समझो आप बात को। इसका वैल्यू कितना दे रखा, 4 टाइम्स ऑफ, ये कितना है हमारे पास, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, 1 अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, ये दे रखा है। अब देखो कॉस अल्फा तो यहाँ से कॉमन आ गया, 1 अपॉन मॉड ए मॉड बी मॉड सी से कैंसिल हो गया, 2 से अच्छा ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन कॉस अल्फा का जो वैल्यू आया वो कितना है, 2 आया। मतलब कॉस अल्फा का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो दैट इज कितना है, 1 अपॉन 2 आया। मतलब यहाँ से अल्फा की अगर बात की जाए तो 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये तो इतना आया। मैं देखा है तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, तो अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री आ रहा है। अरे अल्फा का वैल्यू अगर 60 है तो भाई हम यही पुट कर देते ना, अल्फा का वैल्यू अगर 60 पुट कराएं तो cos 60 कितना होना, हाफ, तो यहाँ से 1/4 बनेगा, यहाँ से 1/2 बनेगा, 3/4 आ जाएगा, सही है। ये साइन 60 लिखा, मतलब 60 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा, √3/2, तो कितना बन जाएगा, 3/4, और 3/4 का √3/2 ये आ गया, और ये √3/2 का पावर 4 कराएंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब इसका स्क्वायरिंग कर दो, 9/16, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 4 16 आ गया, 12 और 9 तो 21/16, ये भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, जब ये आ गया तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। तो 5 में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, ए और बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, तो समझ आ गया ना, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, बस पढ़ते टाइम बड़ी सावधानी से पढ़ना था आपको, इस सवाल में बस यही बात थी। बहुत ही सावधानी से जब आपने पढ़ा तो अब देखो 5th का आंसर हमारे पास में, मतलब ए और बी आ रहा है, सही है ना, बिल्कुल सही जवाब, कहीं भी कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, ना आगे चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, है ना। अब देखो इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से समझिए ना। पहला सवाल, 6वां और 7वां 2 सवाल दे रखे हैं। क्या है, कंसिडर 2 लाइन, 2 लाइनों को कंसिडर करो, ऐसे 2 लाइनें, इन दोनों का मीनिंग आपको समझ में आता है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के अलोंग है, इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के अलोंग है। पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, पाई बी द प्लेन दे रखा है विच कंटेन L1, एक प्लेन है जिसमें क्या है, लाइन L1 आ रही है। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं, हमेशा डायग्राम बनाया करो 3D की प्रॉब्लम्स को ना, तो एक लाइन तो L1 यहाँ पर आ रही है। अच्छा, इस लाइन के बारे में खास बात मुझे पता है कि ये कहाँ कहाँ से पास कर रही है, 2, 1, -1 से पास कर रही है। एक तो किस वेक्टर के अलोंग है भैया, ये वेक्टर के अलोंग है हमारे पास 1, 0, 2, इस वेक्टर के अलोंग ये लाइन है। ठीक है, दूसरी वाली लाइन क्या देखा, L2। ठीक है, एंड L2
एंड पैरेलल टू L2। अच्छा, ये प्लेन के L2 के पैरेलल है, मतलब L2 ऐसे यहाँ कहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर कहीं है ना, ऐसे करके पैरेलल है ये दोनों ना। ओके, L2 ऐसे है तो ठीक है। L2 के DR क्या आएंगे, जो लाइन के L2 लाइन किस वेक्टर के अलोंग होगी, 1,1,-1 के अलोंग होगी। ये बात भी आपको मालूम चली। ठीक है, इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो हमारे पास में प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को A, B और C पे कट कर रहा है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। अच्छा, पहले सवाल में तो प्लेन से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में तो उसने ये पूछा हुआ है कि अगर दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, मान लेते कि ये पॉइंट ए से पास कर रहा है और ये वेक्टर बी के अलोंग है। मान लो दूसरी लाइन है, मान लो पॉइंट बी से पास कर रहा है और ये वेक्टर सी के अलोंग है। ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर यहां से ले लेते हैं ना, मान लो ये सी वेक्टर ले लेता हूँ और यहाँ डी वेक्टर लेता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखना है, दिस इज द डिस्टेंस। जो दोनों पर नॉर्मल होगा वही अपने आप में कैसा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाएगा, मतलब पी क्यू अपने आप में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अच्छा, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, सभी बच्चों को आना चाहिए कि ए बी वेक्टर का इसके अलोंग वेक्टर क्या बनेगा भैया, सी क्रॉस डी बनेगा, जो दोनों परपेंडिकुलर आए। ए बी का नॉर्मल के अलोंग प्रोजेक्शन, तो ए बी वेक्टर का हमने क्या किया, सी क्रॉस डी के अलोंग प्रोजेक्शन ले दिया, ये अपना आंसर आया। ठीक है, दिस इज आंसर। अब देखो, इसको आप चाहे तो अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, ये मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं। देखिए, ये तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम हो गई ना, बेसिक प्रॉब्लम है, बोर्ड में जैसा रहती है ना। लिया क्यों, लिया इसलिए कि भैया आपको सब पता रहना चाहिए ना। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, दोनों पॉइंट पता है ना, ये सी और डी वेक्टर पता है तो सी क्रॉस डी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वगैरह डिवाइड करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी पूछा हुआ, तो पहले एक काम करते हैं, इस प्लेन की इक्वेशन निकालता हूं। क्या प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा आपको हिंट देके छोड़ देते हैं कि प्लेन तो मैं लिख सकता हूँ, मैं एक पॉइंट से पास करता हूँ, अगर मुझे प्लेन लिखना है तो a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू जेड प्लस वन बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन है। एक बात मुझे मालूम चली। ठीक है, अब ए बी सी क्या है, प्लेन के नॉर्मल के डी आर, तो प्लेन के नॉर्मल के डी आर अगर ए बी सी ये हैं तो इसका मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बनेगा। ये तो मतलब कि आप दो बातें और सीख गए, क्या क्या, तो मैं यही लिखता हूं कि ए का अगर इसके साथ डॉट लेंगे तो ए प्लस बी माइनस ऑफ सी वेक्टर, ये 0 आएगा क्लियरली। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो 2a प्लस 0 टाइम्स ऑफ बी प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात मालूम चल गई ना, तो पूरा सॉल्व भी कर देते हैं ना। अब यहां से आप ए बी सी निकालते हो तो कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं, माइनस बी, ठीक है, और यहाँ सी ऐसे लिख के सॉल्व करते हो ना आप लोग। ए के नीचे लिखना होता तो ए को हाइड कर लेते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, इसको उधर करें 0 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ 2 आ जाएगा। बी की बात करें तो इसको हाइड कर लिया, माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया कि मैं साइक्लिक ऑर्डर नहीं जा रहा, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ। ए को उधर 2 आ गया, यहाँ से माइनस का 2 आया, मतलब प्लस का 4 आ गया। सी को अगर निकालना है तो इसको हाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, 0 यहाँ से आया, माइनस का 2 इधर से आया, ये आया, और दैट इज बराबर कितना मान लेते हैं, लैम्डा। ए का वैल्यू तो कितना है, 2 लैम्डा आया। ठीक है, यहाँ पुट करते ना, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा। बी का वैल्यू तो 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, 1 2 और -1, ताकि बाद में ना करना पड़े। ए का वैल्यू मैं लैम्डा लिखता हूँ। ठीक है, बी का वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस साइन से, तो -2 लैम्डा, माइनस ऑफ 2 लैम्डा, लैम्डा तो हटा ही दो ना, कट जाना है बाद में। सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 माइनस लैम्डा आएगा, वो तो लैम्डा हमने पहले डिवाइड करके हटा दिया, ए का वैल्यू 1 आ गया था। ठीक है, तो अब इसको देखो, प्लेन अगर यहाँ से लिखूं मैं तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस ऑफ 2, एक साथ ही लिखते हैं ना, पहले एक्स वाई जेड की टर्म लिख लेता हूँ, x यहाँ से आया, माइनस ऑफ 2y यहाँ से आया, और यहाँ से जाएगा माइनस ऑफ जेड। 1 यहाँ पुट कराएंगे तो माइनस का 2 यहाँ से आया, प्लस का 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, और माइनस का 1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ये बना x माइनस ऑफ 2y माइनस जेड बराबर 1 लिखा। अच्छा, प्लेन को अब मैं लिखता हूँ इस तरह से, ये क्या लिखा हुआ आप समझ जाओगे। प्लेन को मैंने लिखा इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, बराबर 1 ऐसे लिख दिया। अब देखो, आपको एक बात पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी निकालना है, तो भैया आप लोगों को एक बात याद रहनी चाहिए कि मान लो अगर कोई प्लेन है ऐसे, अगर वो कट कर रहा है ए बी सी पॉइंट पर एक्स वाई जेड एक्सिस पर,
तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल ये आता है 1/6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव और लगा देंगे तो ये आंसर आता है ना। नाउ अब यहाँ से वो कैसे आया वो आप समझ जाओगे ना। 1/6 हमने यहाँ लिखा, ए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बी कितना है -1/2 आया, सी कितना है हमारे पास -1 आया। इसका मॉड और लगा देते हैं तो यहाँ से कितना आ रहा है 1/12 आया, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो 1/12। ओके, आंसर नहीं बैठ रहा है मतलब कहीं कोई गलती कर दी मैंने ना। एक बार आप चेक कर लेना, यहीं से निकालेंगे ना। चलो मैं यहाँ पे आपको एक नया पॉइंट ये सिखा देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे लिखते हैं ना। अगर मान लो कोई भी प्लेन है ऐसे, और प्लेन का मुझे आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, वन यहाँ से आ गया y/b प्लस का z/c बराबर 1, इंटरसेप्ट फॉर्म पता है आपको। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, मान ले x एक्सिस पे a 0 0 आ गया, y एक्सिस पे 0 b 0 आ गया और z एक्सिस पे 0 0 c आ गया। ठीक है, अब आपको o यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम आपको पैरेललोपाइप्ड लिखना है, तो पैरेललो टेट्राहेड्रल लिखना है तो कितना आता है 1/6 वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, यही बनेगा। ठीक है, ओ ए वेक्टर हमारे पास ये आ गया, ओ बी वेक्टर ये आ गया और ओ सी वेक्टर ये आया। तीनों ही वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर हैं। पहली बात तो ओ ए क्रॉस ऑफ ओ बी ऐसे लिखा और डॉट ऑफ ओ सी, चलो ऐसे लिख देते हैं। अब देखो ओ ए और ओ बी का क्रॉस कहाँ आएगा, इसके अलोंग आएगा, सी के ओ सी के अलोंग आएगा ना। यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो यहाँ तो वेक्टर कितना एंगल 0 आ जाएगा। तो फिर ठीक है, आप जब लिखोगे तो ओ सी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वैसे ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। मतलब ये आ जाता है 1/6 बॉक्स ऑफ ए बी सी नहीं, ए इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है प्लीज आप एक बार चेक कर लेना ना। नाउ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये दोनों अपने सॉल्व हुए। ना मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसको बहुत ध्यान से समझना है आप लोग, है ना। ओके स्टूडेंट, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक बार ध्यान समझो। लेट द सर्कल, एक सर्कल ही दे रखा है, इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑर्थोगोनली। पहली बात तो क्या कर रहा है, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। पहले तो आप इस बात का मतलब समझो, अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो मान लो सर्कल है, एक लाइन मान लो ऐसे है और दूसरी लाइन मान लो कुछ ऐसे है। ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट अगर लिखे, सर्कल पे जो टेंजेंट है और यहाँ पर है वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये जो लाइन है टेंजेंट, सर्कल पे जो टेंजेंट होगा उस पर नॉर्मल बनेगी। मतलब अगर ये लाइन अगर सर्कल पे नॉर्मल है, इसका मतलब ये लाइन सेंटर से पास कर रही है और सिमिलरली दूसरी लाइन भी सेंटर से ही पास कर रही है। पहली बात तो हमारे पास तो ये हो गया कि इतनी जानकारी तो यहाँ से ये मिल गई कि ये जो लाइन यहाँ से बन रही है, ये दोनों लाइन कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। ठीक है ना। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो x यहाँ से हमने कॉमन लिया तो अंदर तो आ गया y-4, -3 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ -12 हमने यहाँ से लिखा। ठीक है, तो y+4 आ जाएगा। सॉरी, x यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो y-4 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ गलत लिखा है फिर, है ना। तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस साइन लिख लेता हूँ मैं ना, ताकि सेम सेम आएगा ना। y-4 बराबर 0, ध्यान देना है प्लस साइन होगा ना तभी ये बनेगा। तो y-4 यहाँ से कॉमन आया और x-3 यहाँ से आ गया बराबर 0, मतलब x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 4 आया। कहने वाली बात ये रही, मतलब सर्कल का जो ये लाइन है कहाँ से पास करेगी मतलब कुछ ऐसे मत डायग्राम बनाओ। तो सेंटर कितना आ जाएगा, 3,4 पे कट कर रहा है तो सेंटर आ जाएगा 3, x 3,4 से सेंटर आ जाएगा ना, सेंटर ये आया। चलो इतनी जानकारी हमें मिली जितनी समझ में आया है ना। आगे पढ़ते हैं। द सर्कल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहली बात, इफ एस टचेज द सर्कल, और जो एस है हमारे पास इस सर्कल को टच कर रहा है। अब देखो पॉइंट समझो, अब बात को मैं डायग्राम बनाते हुए चल रहा हूँ। पहला वाला जो सर्कल है उसका सेंटर कितना है 3,4 है, मान लो ये सेंटर 3,4 है और रेडियस कितना है उसका कुछ नहीं दे रखा ना, सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब ये सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो मैक्सिमम यहाँ पर x का वैल्यू 3 है ना, यहाँ तक 3 जा रहा है, x का वैल्यू 3 आया और हाइट कितना है 4 आया।
यह है, तो मतलब मैक्सिमम इसका जो रेडियस है वो कितना जा सकता है, 3 जा सकता है। ऐसे कुछ रहा। ठीक बात, यहां तक की बात आपको समझ में आई। दूसरा वाला सर्कल की बात करें तो सेंटर कितना है, 3,0 इसका सेंटर है, मतलब 3,0 यहाँ इसका सेंटर है। और इसका रेडियस कितना है, 1 r²। मान लेते कुछ ऐसा ले लेते हैं, S1 ये है और S हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर मान लो टच कर रहे हैं तो भैया क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, आर हमारे पास कैसे दे रखा है, r²। आर एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर मान लो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पहली बात कि कौन कौन सा केस हो सकता है, मतलब इसका रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस मान लो, इसका कैपिटल आर रेडियस मान लो। ठीक है, अगर इसका रेडियस r3 हो जाए और इसका रेडियस स्मॉल आर यहां ले लेते हैं ना, इफ S टचेज द सर्कल S1, इस सर्कल को टच कर रहा है, तो देखो क्या क्या संभावनाएं आ सकती है। तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी अगर मान लो टच कर रहे हैं तो C1 C2 बराबर क्या आ सकता है, या तो R1 प्लस R2 आ सकता है, या फिर एक ऐसा सर्कल जो इसको इंटरनली टच करे, या फिर हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ये लिखा। अब देखो दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना आ सकता है, 4 आ जाएगा। इस सर्कल और इस सर्कल के बीच का डिस्टेंस, ये हाइट 4 आया ना। इसके रेडियस के बारे में अगर बात करें, ठीक है, एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं तो तब क्या बनेगा, स्मॉल आर प्लस इसका रेडियस 3 आया, तो स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक तो हमारे पास ये कंडीशन आई। दूसरा क्या ऐसे टच कर सकता है, क्या कर सकता है ना, मान लो ऐसे कुछ आया, ऐसे कुछ गया और ऐसे कुछ चला गया। ठीक है, ऐसे टच कर सकता है। तो जब ऐसे लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बराबर क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। तो हमने यहाँ लिखा इस सर्कल का रेडियस तो कितना आ रहा है, स्मॉल आर आया, इस सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल आर। तो मतलब चलो मैंने स्मॉल आर माइनस ऑफ इस सर्कल का रेडियस अभी 3 ले लिया। एक केस लेके चल रहे हैं, बड़ा वाला केस ना। तो स्मॉल आर माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 4 आया। तो स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस ऑफ 4। तो स्मॉल आर बराबर 7 आएगा, नेगेटिव होगा नहीं, मतलब आर का वैल्यू 1 और 7 हो सकता है अंडर दिस कंडीशन। ठीक है ना, एक बात तो ये समझ में आई। अच्छा, अब दूसरी बात और समझे, ये तो केस तब था जब हमारे पास हमने ये वाला सर्कल लेके चल रहे थे, जब इसका रेडियस कितना है, 3 है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि मान लो सर्कल थोड़ा छोटा हो गया, इसका रेडियस 2 आ गया, क्योंकि रेडियस इंटीजर ही बन सकता है। कारण क्या है, C1 C2 लेंथ हमारे पास हमेशा कितनी आएगी, 4 ही आएगी। अब R1 प्लस R2 लिखोगे, एक ये नेचुरल नंबर है, तो भैया ये नेचुरल नंबर तो ये इंटीजर है, तो इसको भी क्या इंटीजर ही होना पड़ेगा। तो बात हमारे पास ये रही कि अगर मान लो R का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, तब C1 C2 बराबर कितना लिखोगे आप, R1 प्लस R2 लिखोगे, या फिर हम लिखेंगे R1 माइनस R2। यहाँ तो 4 आ गया, R1 एक का रेडियस तो कितना ले लिया आपने, 2 ले लिया, और दूसरे का रेडियस मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से R का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक वैल्यू तो ये आया। मान लो 4 बराबर मैंने लिखा R1 माइनस R2, तो एक का रेडियस R है और एक का रेडियस 2 ले लिया, तो यहाँ से आया R माइनस 2 बराबर प्लस माइनस ऑफ 4 आया, तो यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4, मतलब 6 आया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 आया। ये तो होगा ही नहीं, तो इसके R इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू आ जाएंगी। सिमिलरली अगर R का वैल्यू अगर 1 ले, तो C1 C2 बराबर कितना लिखोगे आप, R1 प्लस R2 लिखेंगे। यहाँ तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, दोनों सेंटर की डिस्टेंस फिक्स आ रही है, 1 प्लस इसका रेडियस आप बदलते जा रहे हो ना, स्मॉल आर ही बदलता जा रहा है, तो स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, C1 C2 बराबर जब आपने R1 माइनस R2 लिखेंगे, तो 4 तो मैंने यहाँ से लिखा, R माइनस 1 यहाँ से लिखा, मॉड यहाँ पर लिखा, 4 यहाँ लिखा, और प्लस माइनस आप कराओगे तो R का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा, एक तो माइनस वाला छूट जाएगा। अच्छा, R का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर इस सर्कल का वैल्यू अगर 0 हो गया तो भैया ये तो पॉइंट सर्कल बनेगा, और ये सर्कल कुछ ऐसे निकल गया। अगर पॉइंट सर्कल बनेगा तो भाई C1 C2 तो इनके बीच की डिस्टेंस तो 4 ही है, एक का रेडियस 0 ले लिया और एक का रेडियस R आ जाएगा, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना लिखोगे आप, C1 C2 बराबर 4 यहाँ से लिखेंगे, तो मॉड ऑफ R माइनस 0 मतलब 4 ही आएगा, मतलब एक ही आएगा ना, एक ही सर्कल आया, कहने का मतलब ये था। अब पूछना चाह रहा है वो, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ R, R की पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या क्या होगा।
तो देखो कौन कौन सी वैल्यूज आई, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 और 7 आया, और मैं यहाँ लिखता हूँ 1 आया प्लस 7 आया पहले वाले केस से। दूसरे वाले केस से कितना आया, एक 2 आया और यहाँ से 6 आया। तीसरे केस से क्या आया, यहाँ से 3 आया और यहाँ से 5 आया। चौथे वाले केस से बात करें तो कितना आया, 4 आया। मतलब यहाँ से 8 आया, यहाँ से 8 आया, यहाँ से 8 आया, 24, और 4 कितना हो जाएगा, 28। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या दिया है इसका आंसर, 28 है ना, एकदम सही आंसर है ना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। ना अब हम चलते हैं आगे अगली प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना, बहुत ही बढ़िया। क्या दे रखा है, समझो ध्यान से। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए निकालना फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के 2 वैल्यूज के लिए कैसा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखो पहले तो इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं समझूं, ए एक्स स्क्वायर, तो यहां से लिखा हुआ ए माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू बराबर 0। ये नेगेटिव आ रहा है एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स ना, ठीक बात है। तो मैंने देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स माइनस ऑफ 2x, यहाँ लिखा माइनस टू बराबर 0। यहां से अगर ध्यान से देखें तो ए एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बचा, यहाँ से 1 बचा। माइनस टू यहाँ से अगर कॉमन होगा तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। x प्लस 1 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ए एक्स माइनस ऑफ 2 बराबर 0 आया। मतलब x का वैल्यू यहाँ से -1 आया और x का वैल्यू यहाँ से कितना है, 2/a आया। ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई। ठीक है, यहां तक की बात तो मुझे ये समझ में आई। अब क्या समझ में आता है कि भाई क्वाड्रेटिक अपवर्ड ओपन है या डाउनवर्ड ओपन है, ये समझते हैं ना बात को। अगर मान लो इसका डायग्राम बनाया जाए, यहाँ 0 ले लेते हैं, एक रूट तो इसका कंफर्म कितना आया, -1 आया। अब क्या एग्जैक्टली ये कैसा, दिस इज नेगेटिव। अच्छा एक और चीज, x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, ये आया, तो मतलब ग्राफ कैसा बनना है, हमेशा अपवर्ड ओपन ही बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, मतलब सॉरी समझो बात को, वैल्यू ऑफ ए लिखना फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है ना। ठीक है, फॉर एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। तो मान लो कि -1 तो ये रहा, ये इसका यहां से कुछ ऐसे आया, तो यहाँ तो 0 हुआ, 0 पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और मान लेते कुछ ऐसे गया, दूसरा वैल्यू हमारे पास में मान लेते कि ये आ रहा है, और ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2/a आया। चलो ये मैं तब लेके चल रहा हूँ जब a पॉजिटिव है, थोड़ी देर के लिए आपको समझाते हैं ना। a पॉजिटिव है ना। नाउ अब क्या है कि ये आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है एग्जैक्टली 2 वैल्यूज के लिए, तो मतलब एक वैल्यूज 1 यहाँ पर आ जाए, 0 के लिए भी नेगेटिव हो गया, 1 के लिए भी नेगेटिव हो गया, और यहाँ 2 आ जाए। थोड़ी देर के लिए समझो, तो क्या आ जाएगा, अच्छा 2 अगर यहाँ कहीं भी आ गया तो भी तो बात बन जाएगी ना, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए कि अगर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज के लिए अगर नेगेटिव हो तो 1 कैसा हो, 2/a से छोटा होना चाहिए, एंड 2/a कैसा होना चाहिए, 2 के इक्वल आ जाए या 2 से छोटा आ जाए। तो देखो 2 अगर यहाँ कहीं भी हो गया तब भी 2 वैल्यू के लिए नेगेटिव है, 2 पे तो कैसा आ रहा है, 0 ही आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आई, a पॉजिटिव है। तो आपने क्या किया, 1/2 तो यहाँ लिखा, लेस देन यहाँ लिखा, यहाँ 1/a लिखा, यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है, इन क्वालिटी का साइन बदला हमने, यहाँ a लिखेंगे, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। मतलब a कितना आया, 1 के इक्वल आया और 2 से छोटा आया। ये एक हमारे पास केस रहा जब a पॉजिटिव है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। हाँ ठीक है ना, वेरी गुड है ना, सही बात। तो a का वैल्यू अगर 1 आ जाए तो यहाँ 2 बनेगा। ठीक है, सही है ना। तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 0 और 1 कितना, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज पे नेगेटिव आ रहा है। पहली बात तो ये हुआ, ये वाला डायग्राम। अच्छा क्या ये बताओ, क्या ये वाला डायग्राम बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि 0 पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ये वाला डायग्राम नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ए नेगेटिव लेके चलते हैं, इसका एक रूट तो ये आ रहा है और नेगेटिव लिया तो 0 पे कैसा आ रहा है, वैल्यू -2 आ रहा है। ठीक है, -1 पे इतना आया। अब मान लो डायग्राम कुछ ऐसे बना, यहाँ -1 ले लिया हमने। ठीक है, 0 पे वैल्यू कितनी ले ली, -2 ले ली। दो इस पे कैसा आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो दूसरा रूट हमारे पास में कितना हुआ,
2/a आया, ए आया। अगर दो वैल्यूज पे, अगर दो इंटीजर्स पे नेगेटिव है, मतलब -2 अगला इंटीजर होगा, -3 यहाँ कहीं होगा, और अगला कितना आ रहा होगा, -4 आ रहा होगा। तो दो दो इंटीजर्स पे एग्जैक्टली कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्या दो इंटीजर्स पे एग्जैक्टली कभी नेगेटिव आ रहा है, क्या पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वाला केस भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक की बात भी हमें समझ में आई कि दिस इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली, कि इज नेगेटिव, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इज एग्जैक्टली फॉर टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के दो वैल्यूज के लिए नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ देखें तो भैया एक्स बहुत सारे वैल्यूज के लिए नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी ऐसे ना, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, सिर्फ एक केस बनेगा। ए के जो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए आएंगी वो कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा, 1। ठीक है, इसका आंसर दे नहीं रखा था ना, वो मैं यहाँ बता देता हूँ, आंसर इज 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई। नाउ पॉइंट समझे, आगे मूव करते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ना, अब बहुत ध्यान देने वाला प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, लेट ए बराबर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है, और एफ एक्स बराबर कितना देखा है, ट्रेस ऑफ बी इनवर्स, बी बराबर ये दे रखा है, तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन दिस इंटरवल, मतलब ये बात की बात है, पहले तो हमें एफ एक्स ही निकालते हैं। एफ एक्स कितना है, ट्रेस ऑफ टेन इनवर्स बी, पहले तो बी इनवर्स निकालू, सॉरी ट्रेस ऑफ बी इनवर्स, तो बी इनवर्स कैलकुलेट करना है पहले तो मुझे, उसका फिर ट्रेस निकाल देंगे। ठीक बात है। अब देखो बी हमारे पास यहाँ दे रखा है, तो बी इनवर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बी इनवर्स होगा क्या भैया, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यही होगा, सही बात है ना। अब अगर मान लो कि एडजॉइंट ऑफ बी अगर यहां से लिखें, वैसे तो क्या है, देखो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों ना, मैं चलो डायरेक्ट भी लिख सकता था, चलो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ ना। यहाँ पहले मैट्रिक्स बी बराबर कितना रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, बी इनवर्स में लिखूं मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अच्छा ये आपको पता होगा कि एडजॉइंट के इस इनवर्स को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का, जिसको अगर फॉर्मूला नहीं पता है ना, मैं क्लास में बच्चों को सिखाता हूँ और उसको याद भी करवाते हैं कि भैया रिमेंबर दिस, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आएगा, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, मतलब दिस इज द बी इनवर्स, ये है बी इनवर्स, ये फटाफट निकाल दिया। अब आप समझो बेसिक तरीका है, मतलब घिसा पिटा तरीका है ना, ऐसे कुछ लिखेंगे आप। अब देखो बी इनवर्स तो यहाँ लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, अपॉन में कितना लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, यहां तक की बात ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2, ये आपको लिखवाते हैं सर, ये मैट्रिक्स है, ये आप फॉर्मूला याद रखते होंगे, यहाँ लिखते होंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2, और n का वैल्यू कितना है, 3 है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो ऊपर तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स से यहाँ से आ जाएगा n का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, n-1 आएगा, सॉरी यहाँ पर, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। ठीक है, तो ये बात मैं आपको यहीं से डायरेक्ट समझ सकते थे ना, यहाँ से सॉल्व हो जाता है ना। चलो ठीक है, पहली बात आपको क्या समझ में आया, बी इनवर्स हमें क्या आ गया, बी इनवर्स कितना आ रहा है हमारे पास, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। तो बात को अगर समझा जाए, बी इनवर्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा कुछ लिखा। नाउ अब मैं ट्रेस ऑफ अगर बी इनवर्स लिखूं तो ये ट्रेस ऑफ कितना आ जाएगा, ये तो ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये फाइनली कितना है, ट्रेस ऑफ ए आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, 3, ट्रेस ऑफ ए लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट एलिमेंट को जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x² तो कितना हो जाएगा, -5x²। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म तो ये आ गया था, एक्स का टर्म कितना आ रहा है, 9x, यहाँ से आ रहा है, कहीं और नहीं आ रहा है, यहाँ से प्लस का 9x। ठीक है, कांस्टेंट टर्म ढूंढते हैं, 6 और 2 8 और एक 9 आ गया, प्लस का 9, ये आ रहा है ना, -6x² है और x² है, -5x²। ठीक है ना, अगर सब कुछ सही है तो फिर यही आंसर है ना। और क्या बोलना चाह रहा है
ट्रेस ऑफ बी इनवर्स को उसने क्या बोला, एफ एक्स नाम दिया है, दिस इज एफ एक्स, और एक्स का इंटरवल कितना है, 0 से लेके 6 तक, मतलब इस इंटरवल में इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ग्लोबल मैक्सिमम पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे जानते हो ना, एफ डैश एक्स निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है ना, 1/3 हमने यहाँ से पुट किया तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10x और यहाँ से प्लस का 9 बराबर में 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/10 आ रहा है। 9/10 इस इंटरवल में आ रहा है तो ठीक बात है, 0 पे वैल्यू निकालो, 6 पे वैल्यू निकालेंगे, 0 पे वैल्यू निकालिए, 6 पे वैल्यू निकालिए और 9/10 पर वैल्यू निकालो। ग्लोबल मैक्सिमा पूछ रहा है ना आपसे, ये तो ऊपर डाला डायग्राम है ऐसे ना कुछ, देखो उसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसे कुछ पूछा है ग्लोबल मैक्सिमा, तो 0 और 6 ये इन दोनों के बीच में आ ही रहा है, तो 0 और 6 पे वैल्यू निकाल देता हूँ सिर्फ और सिर्फ, 0 और 6 पर वैल्यू चाहिए हमें, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 जब यहाँ डालेंगे 0 0 तो 9 तो 3 आ जाएगा, 6 पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर, तो 1/3 तो मैंने यहाँ लिखा, 6 पर वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो -5 इंटू 6 स्क्वायर लिखा, 9 इंटू 6 यहाँ से लिखा और प्लस का 9 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, 3 से डिवाइड लगा देते हैं, तो 6 से कितना आ जाएगा, -30, और 3 से जब डिवाइड लगाया तो 2 बचा तो -120 आया। ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, 6 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यहाँ से 3 से डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा, 27, कहीं पॉजिटिव आ जाएगा ना, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कहीं कोई गड़बड़ है क्या सवाल में। अपवर्ड ऊपर डायग्राम है, 0 पे वैल्यू पॉजिटिव, हाँ 6 पे वैल्यू नेगेटिव संभव है ना, मतलब अभी हमारे हिसाब से नेगेटिव आ रहा है तो छोड़ देते हैं ना, और 0 जब यहाँ कहीं आ ही गया है तो ठीक है, कुछ इस तरह आएगा, मतलब एफ ऑफ 0 मतलब 3 आना चाहिए ना मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम 3 आना चाहिए। क्या आंसर दिया 10th का, चेक भी करेंगे ना, कहीं कोई करेक्शन होगा तो उसको भी देखेंगे। 21 आ रहा है ना, ठीक है, एक बार देखते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। कि बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब करेक्शन है एक, है ना, करेक्शन। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ 3 मतलब 2 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तब जाके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा, बाकी सब तो अपना ठीक ही है ना, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। इसको मैं हटा देता हूँ, कि वो गलत ही गिवन है, इसके हिसाब से तो खैर ये आंसर होता है ना, एक करेक्शन दे रखा था वो मालूम चल गया ना। तो देखो अब मुझे इसका वो लिखना है, एफ एक्स लिखूँ ना, तो ये तो आ जाएगा 1/3, तो यहाँ से कहीं आ गया, ट्रेस ऑफ ये लिखेंगे तो एक्स क्यूब यहाँ से आया, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर आया, एक्स का टर्म ढूंढे तो 9x आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 + 2 + 1 तो 9 आ गया, तो दिस इज एफ एक्स, यह है ना। अब मुझे क्या करना है, इस एफ एक्स का ओके ग्लोबल मैक्सिमा निकालना है 0 to 6 में, तो ठीक है पूरा सॉल्व भी करते हैं। 1/3 तो हमने यहाँ से निकाला, फिर आप लोग क्या करते हो, 3x स्क्वायर यहाँ से करेंगे, -12x यहाँ से लिखेंगे, +9 बराबर में 0 कर दिया, आपने इसको डिवाइड लगाया, ठीक है। 1/3 यहाँ 0 में चला जाएगा, 3 से यहाँ डिवाइड लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 4x यहाँ से आया, प्लस का 3 बराबर 0 यहाँ से आया, इसको सॉल्व करेंगे तो x-1 और x-2 बराबर में, सॉरी x-3 यहाँ से आ गया, और x का वैल्यू 1 आ जाएगा और x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये काम करते हो, उसके बाद करते क्या है, फिर ये वैल्यू जाएगा, दोनों वैल्यू इसी इंटरवल में आ रही है ना, तो हम एक काम करते हैं कि 0 और 1 और 3, मतलब आप क्या कराओगे, 0 पर वैल्यू निकालोगे, इंटरवल के एंड पॉइंट से वैल्यू निकालो, 1 पे वैल्यू निकालो और 3 पर वैल्यू निकालो, इन सब में से जो मैक्सिमम होगा वो अपना कैसा आएगा, ग्लोबल मैक्सिमा आएगा। ठीक है, वैसे भी अगर मैं समझा देता हूँ ना पूरा आंसर, 1 यहाँ कहीं है, 3 यहाँ कहीं है ना, क्यूबिक है, तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, 3 और 1 पे कुछ ऐसे। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू एक्चुअली कितनी आ रही है, 1 पे वैल्यू निकाल लेता हूँ सिर्फ मैं। 0 पर तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, x बराबर जब 0 यहाँ पुट कराएंगे तो 3 आ गया। ठीक है, 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं और 6 पर ना, ठीक है, मतलब आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायग्राम भी आपके सामने बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस वाली डीपीपी की सभी प्रॉब्लम समझ में आ गई ना।
ठीक है ना, एक बार इसको क्विक समरी कर लेते हैं फटाफट से ना। देखो अगर इन तीनों प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया था, ये प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया है, ये प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया था ना। यहाँ पे आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला सीखे, ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी है ना। यहाँ पे चलो फिर भी आपने एक फॉर्मूला हाईलाइट कर लिया, 1/6 ABC आएगा। सरफेस एरिया हमने यहाँ पर सीखा, ये बढ़िया प्रॉब्लम था, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, और ये बहुत ही धांसू प्रॉब्लम था जो बच्चों को छोड़ने पे मजबूर करता है कि यार नहीं बनेगा, जबकि ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम था और बहुत छोटे से मतलब उसमें सॉल्व हो गया था। शुरू में एक दो लाइन थोड़ी बड़ी बड़ी सी लिखनी पड़ी थी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाली डीपीपी बढ़िया लगी और मजा आया। ठीक है, तो ऐसी हम प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।